हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया था जो कि मुझे गिवन था और मैंने प्रॉपरली इसको सॉल्व भी करवाया था। यहाँ पे लिखा हुआ था कोई फंक्शन है कि ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था और बताया गया था कि f कैन नॉट टेक द वैल्यू 0 एट द ओरिजिन अलोंग इनफाइनाइट मेनी पाथ्स। इनफाइनाइट मेनी पाथ का मतलब होता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, बस इतना ही। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जरा 1 मिनट जरा वेट कर लेते हैं। जागृति, एक बार आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है ताकि बाकी सब लोग आ जाएं। ओके तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। अब इसी का मिलता जुलता एक और क्वेश्चन ये रहा। अब देखो, इसमें पूछा है कि फंक्शन में गिवन है और यहां बोला है कि f टेक्स द वैल्यू 0 एट ओरिजिन अलोंग इनफाइनाइट मेनी पाथ्स। इनफाइनाइट मेनी पाथ्स का मतलब क्या है, यहां पे बात हो रही है लिमिट की कि भाई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ओरिजिन पे और फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है 0। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब यही है कि अगर आप यहां पे लिखते हो लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 और यहां पे आ रहा है एक्स क्यू इंटू वाई अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जागृति, मैं इस क्लास के साथ में आपको टेलीग्राम की लिंक भेज दूंगा। ओके, अब मुझे देखना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया तो डेफिनेटली ये किसी न किसी मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा था मेरे से, ये वाला। मैंने इसको पिछली क्लास में सॉल्व करवाया था, अब मैं इसको करवा रहा हूं। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट है कि यहाँ पे आपको लिमिट चेक करनी है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, फंक्शनल वैल्यू का कभी 0 आएगी, बस इतनी सी चीज चेक करनी है। तो आप यहां क्या कर सकते हो, आप y को इमेजिन कर सकते हो एक्स क्यू। अगर आप y को एक्स क्यू इमेजिन करोगे, खैर आप यहाँ इमेजिन करो y को x की पावर p। देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है अपने आप में, या फिर x की पावर n, कुछ भी इमेजिन कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है भाई क्या फंक्शनल वैल्यू 0 आ सकती है क्या लिमिट लगाने पे। लिमिट क्या लगाऊं, x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0। तो आप चेक करो, अब देखो, अब क्योंकि मैं y को चेंज कर रहा हूं x की पावर p में, तो पूरी पूरी लिमिट x पे चली जाएगी, x टेंस टू 0। ये आ जाएगा एक्स क्यू इंटू एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस यहां क्या आ जाएगा एक्स की पावर 2p। अब समझदार बालक की तरह मुझे क्या है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको एलिमिनेट करूंगा तो एक्स की पावर 6 का ऊपर नीचे भाग लगा दूंगा। तो ऊपर नीचे भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एक्स की पावर -3 आ जाएगा, क्योंकि भाई एक्स की पावर 6 का भाग लगाओगे ऊपर वाले में। तो एक्स की ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स की पावर p-3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2p-6। यानी कि अगर मैं 2 को जरा कॉमन ले लूं, देखो ये क्या बन रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स की पावर p-3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 टाइम्स ऑफ p-3। भाई साहब, और कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक बताइए। ठीक है, अब मुझे चेक करना क्या 0 आ सकता है क्या, बिल्कुल। अगर मैं लिमिट x पे लगाऊं और यहां पे p-3 कैसा हो जाए, p-3 ग्रेटर देन 0, सोच के देखो। तो ऊपर वाला ये भी 0 पे जाएगा, ये भी 0 पे जाएगा, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0। ये 0 कब आ सकता है, जब ये p-3 ग्रेटर देन 0 हो जाए, पॉजिटिव नंबर हो जाए। इसका मतलब अगर p की वैल्यू कैसी हुई, p-3 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर आप y की वैल्यू लेते हो कैसी, x की पावर 4, या y की वैल्यू लेते हो x की पावर 5, मतलब p की वैल्यू कैसी, 3 से बड़ी, 4 5 6 7 कुछ भी, तो इन सब पे क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू आपकी 0 आएगी, लिमिटिंग वैल्यू। और वही पूछा है
कि क्या एफ की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 आ सकती है एट ओरिजिन अलोंग इनफाइनाइट मेनी पाथ्स, मतलब लिमिट निकालने पे क्या 0 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। अब देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन को अगर कोई मैच करे तो इसमें पूछा था कि फंक्शन की 0 वैल्यू नहीं आएगी, जबकि यहां भी फंक्शन की मुझे 0 वैल्यू मिल रही थी, दैट्स व्हाई ये फॉल्स हुआ था। खैर, अब आता है यार सेकंड वाले पे। सेकंड वाला फंक्शन कह रहा है कि फंक्शन टेक्स फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज। तो क्या ये फंक्शन फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू दे सकता है एट ओरिजिन? चलो, तो वही अगेन अगेन कि क्या मुझे एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अब हो सकता है कि बच्चा एकदम से सोचे सर ऐसे कैसे? अगर मैं p की वैल्यू 3 रख दूं, सोच के देखो, अगर मैं p की वैल्यू 3 रख दूं तो x की पावर 0, x की पावर 0 अपॉन 1 प्लस x की पावर 2 इंटू 0, तो ये कायदे से हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 1/2। अगर आप p की वैल्यू को 3 रख दोगे ना एग्जैक्टली, तो ये पता 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ऑफ कोर्स f टेक्स फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू, f फंक्शन की एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अब आती है बात थर्ड वाले की, क्या हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ओरिजिन पे? ऑफ कोर्स भाई, ओरिजिन पे एक जगह इसकी लिमिट 0 भी आ रही है, एक जगह 1/2 भी आ रही है, तो मतलब लिमिटिंग जो लिमिट्स हैं वो एक से ज्यादा आ रही है। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट डजंट एग्जिस्ट। लिमिट डजंट एग्जिस्ट मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो ये भी ट्रू। तो यानी कि ए बी सी तीनों की तीनों ट्रू है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज मुझे बताइए यहां तक कितने बच्चों को क्लैरिटी है, क्योंकि मैं एक और क्वेश्चन देने वाला हूं ऐसा ही, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखो, मैं इस क्लास में वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जिनके हूबहू मिलते जुलते क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। ओके, चलो प्लीज मुझे बताइए, आप लोगों को यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? गुड इवनिंग करण। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी आ रही हो तो बताइए मुझे, इससे मैं आपकी मदद कर सकूं। एक और क्वेश्चन दें करने के लिए आपको? ओके, कीजिए इसे सॉल्व। आपको इसके लिए मिलते हैं 5 मिनट।
कीजिए सॉल्व, आपको इसके लिए टाइम दिया गया है पूरा पूरा। चलो इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करवाते हैं। पेपर इजी आएगा। इजी का मतलब इतना टफ नहीं आएगा कि आपको 30 नंबर लाने भारी पड़ जाए। और अगर अगर पेपर ऐसा आया जहां पे 30 नंबर आपको लाना भारी पड़ रहा है तो समझ जाना सबको भारी पड़ रहा है फिर वो। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया होगा। अब एक काम करते हैं, अब आपको एक नए टाइप का क्वेश्चन देते हैं करने के लिए। क्यों? चलो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आना ही आना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको आपकी स्क्रीन पे मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा। अभी ऐसा कैसे हो सकता है क्वेश्चन का आपको क्लियर नहीं दिख रहा है? लीजिए, देखो दामिनी, आप जिस एग्जाम पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इसमें पेपर टफ नहीं आता है। इसमें चीज होती है सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस। जिस बच्चे ने एग्जाम में जाके अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया ना, उसका सिलेक्शन तो गया उसके हाथ से। आप सोच के देखो दामिनी, ये मैंने 3 महीने की प्रिपरेशन में मैंने क्रैक कर दिया था, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 ढाई-ढाई महीने की प्रिपरेशन में इस एग्जाम को क्रैक कर दिया है। पता है क्यों? लिमिटेड पार्ट पढ़ के गए हैं और उन्होंने उतने में एग्जाम को फोड़ दिया है। आप तो बहुत ज्यादा इसमें कंप्लीट कर चुके हो, सिलेबस को ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। तो मैं यही कहूंगा दामिनी, सबसे पहले है ना, उन 30-35 मार्क्स को ढूंढना उस पेपर में जो आपको इजीली मिल जाएंगे, और कोशिश करना आप वहां पे परेशान ना हो, मतलब एकदम से हड़बड़ाहट ना हो, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। क्योंकि अगर आप डरे हुए हैं, पैनिक कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इजी क्वेश्चंस भी गलत कराओगे। लेकिन वहां जाके सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे। चलो, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है इसे सॉल्व कर। 2025 का क्वेश्चन आए हैं, और इस तरह का क्वेश्चन मुझे पता है इस साल भी आएगा एग्जाम में, जहां पर आपको रिपीटेड लिमिट्स पूछी होंगी और पार्शियल डेरिवेटिव्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा होगा कि भाई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। दामिनी देखो, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में है ना, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना
चाहे कुछ भी हो जाए, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। काफी बच्चे बोलेंगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने साल भर ऐसी पढ़ाई करी है, वैसे पढ़ाई करी है, लेकिन मुझे पता है अगर एफएलटी में 30-35 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगेन मैं यही मतलब यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले उन 30-35 नंबर्स को ढूंढ के बचाना। आपने वो कर लिया ना तो समझ जाना 1-1.5 घंटे में ही, 3 घंटे का पेपर होता है ना, 1.5 घंटे में ही आपकी आईआईटी आपके हाथ में होगी, सिर्फ 1.5 घंटे में। मैं ये सेम चीजें बहुत एग्जाम्स में करी है मैंने ये चीज। दामनी अगर एफएलटी में 45 प्लस आ रहे हैं ना तो इजीली आईआईटी मिल जाएगी आपको मेन एग्जाम में। तो धामनी बहुत आराम से आईआईटी मिल जाएगी, बस देखो कॉन्फिडेंस लूज मत करना। दामनी आप उन्हीं एफएलटीज की बात कर रहे हो ना जो अभी रिसेंट में मैंने 5 बनाई है, नए नए एफएलटीज दिए थे जो मैंने, जो 5 न्यू एफएलटीज दिए हैं, उन्हीं के मार्क्स है ना ये 45 प्लस। तो इतने में हो जाएगा आपका। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दामनी अगर आपके 45 प्लस आ रहे हैं ना तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक ले रही है। आप यकीन करो क्योंकि मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ इसके लिए, खुद भी एग्जाम में क्वालिफाई किया है मैंने, तो इसलिए मुझे पता है। ओके, की पेपर लगा रहे हैं सर, उसमें भी 40 प्लस आ रहे हैं। दामनी आपका आईआईटी में 100% हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं अब, ठीक है। देखो सबसे पहले ये है, ओके, ये है इटरेटेड लिमिट। इसका मतलब है पहले लिमिट लगानी है y पे, y टेंस टू 0, और जो बचेगा फिर उस पर लगानी है x टेंस टू 0। अब एक साथ लिमिट नहीं लग रही, तो चलो इसकी देखते हैं। अगर मैं y पे लिमिट लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर 0 और नीचे x, तो 0 अपॉन समथिंग 0, मतलब इसकी डायरेक्ट वैल्यू इसी की 0 आ जाएगी। अब 0 पे लिमिट लगा रहे हो तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, समझ रहे हो। मतलब आपने जैसे ही लगाया ना लिमिट y टेंस टू 0, तो ये बन जाएगा x इंटू 0 प्लस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर, सॉरी इंटू 0। तो अब देखो ये बन रहा है 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब
कुछ भी हो, जीरो में मल्टीप्लाई होता ही सामने वाला जीरो बन जाता है। आप लिमिट किस पे लगाओगे? आप एक्स स्क्वायर पे नहीं, पहले आप इसे सॉल्व करोगे बन क्या रहा है, ये जीरो बन रहा है, तो अब इस पे लगाओगे प्रॉपरली लिमिट पूरी पूरी। अब इस पे लगाओगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो किस पे लगेगा? जीरो पे, तो वैल्यू जीरो। कभी भी ये मत सोचना कि लिमिट एक्स जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया अब आप इस पे लगा रहे हो एक्स टेंस टू जीरो, नहीं, इसकी वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है ये, तो इस पे लगेगा एक्स टेंस टू जीरो। तो इसकी वैल्यू तो जीरो आ रही है ओवरऑल पूरी की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? अगर मैं एक्स को जीरो रख देता हूं तो ये आ रहा है वाई, ओवरऑल ये भी जीरो। तो दो दे बोथ विल एग्जिस्ट। पहले आप मतलब x को जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो y की पावर 5 अपॉन y की पावर 4, तो सिंपल y की पावर 1 बचेगी। तो यानी कि इसकी अंदर वाली की वैल्यू आ जाएगी y की पावर 1, और जैसे ही आप इस पर लिमिट लगाओगे ये बन जाएगा जीरो। बताइए, ये आपको क्लियर हुआ? ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आती है बात ऑप्शन बी की। अब देखो यहां सीधी सीधी बात हो रही है पार्शियल डेरिवेटिव की। फंक्शन क्या था आपका? फंक्शन है ये एक्स वाई की पावर 2 वाई की पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ओके, तो अगर देखो इनडायरेक्टली बात चल रही है ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका फॉर्मूला क्या था? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो अपॉन एच। अब वाई की वैल्यू को जीरो और एक्स की वैल्यू को एच रखूंगा तो ये बन जाएगा y की वैल्यू को जीरो, तो जीरो रह जाएगा पूरा पूरा, तो ये बन जाएगा जीरो माइनस जीरो अपॉन एच, ओवरऑल जीरो। और अगर मैं यहां रखूंगा क्या? एफ वाई जीरो कॉमा जीरो, क्या बन जाएगा भाई? लिमिट y टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो कॉमा के माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो अपॉन एच। तो अगर मैं x की वैल्यू को जीरो रख दूं और y की वैल्यू को k, तो ये वन आ जाएगा। ओके, तो लिमिट मतलब y का मतलब है k टेंस टू जीरो, k टेंस टू जीरो, यहाँ रह जाएगा k की पावर 1 माइनस जीरो अपॉन के, वैल्यू वैल्यू है, यानी कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों ही एक की वैल्यू जीरो एक की वैल्यू 1 है, तो यानी कि बोथ पार्शियल डेरिवेटिव विल एग्जिस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात आती है ऑप्शन डी की, बट अब देखो डिफरेंशियबल होगा कि नहीं होगा, ये कैसे चेक करेंगे हम, इसका भी तरीका बताया था, याद हो? अब देखो दोनों के दोनों डेरिवेटिव, एक की वैल्यू आ रही है जीरो, एक की वैल्यू आ रही है 1, तो याद हो तो ये था एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो इज इक्वल टू ए इंटू एच प्लस बी इंटू के। ए क्या था? पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बी क्या था? पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा भाई? जी ऑफ एच कॉमा के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब भाई साहब ए तो आपका जीरो आ गया, लेकिन बी की वैल्यू 1 है, तो के आ जाएगा यहां पे, और इसकी ये क्या हो जाएगा? तो चलो अब मैं इसको जरा लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा, देखो इनडायरेक्टली ये क्या बन रहा है? एफ ऑफ एच कॉमा के, इसकी वैल्यू तो जीरो है, ये भी जीरो चला जाएगा, लेकिन बी की वैल्यू 1 है, तो ये के आ जाएगा माइनस के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, किसके बराबर बन जाएगा? जी ऑफ एच कॉमा के। अब भाई साहब आपको करना इतना है, दोनों में लिमिट लगा दो, लिमिट एच कॉमा के टेंस टू, क्योंकि ओरिजिन पे ही तो जा रहे हैं दोनों कोऑर्डिनेट। और इसके डिफरेंशियबल होने के लिए लिमिट कहां जानी चाहिए? जीरो पे। अगर नॉन जीरो पे चली गई तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
अब आपको ये बस सॉल्व कर लेना है। बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी को भी हो तो बताओ। अब आपको इसके वजह से पहले भी पता कर लेनी है, और आप देखोगे कि इसकी जो लिमिट है वो पता है किस पर जाएगी। मतलब इसकी जो ओवरऑल लिमिट है वो जाएगी 1/2 पे। आपको करना सिर्फ क्या है, एच और के को मान लो बराबर मान लो, तो इसकी लिमिट जाएगी 1/2 पे, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन डी इज ट्रू, तो ये डिफरेंशिएबल तो नहीं होने वाला है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है ए, सी और डी। आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया। अब मैं एक और मिलता जुलता क्वेश्चन देने वाला हूं। ओके सर, इस बार आपको न्यू कोर्स क्यों नहीं लेके आया 10 के लिए? दामनी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मैं अभी इंडिया में आ गया हूँ, ठीक है, नया। अब मैं नया क्वेश्चन अभी डाल रहा हूँ, तब तक बताता हूँ मैं अभी मेरी हालत क्या है। तो जैसे कि मैं इंडिया में आ गया हूँ, यहाँ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है ना कि डॉक्टर ने क्लेम किया है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा हूँ, जबकि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ। तो जो मेरे लंग्स है ना, मतलब जो मेरे फेफड़े हैं, उस पे एक तरीके का गम मतलब एक तरीके का लिक्विड चिपचिपा पदार्थ वो है ना, वहाँ पे इकट्ठा होने लग रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अब खांसी मेरे को उठती है उस कफ की वजह से, मतलब इनडायरेक्टली वो कफ होता है, जिसे हम बलगम भी बोलते हैं। अब उसकी वजह से मुझे खांसी उठती है, और खांस 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 के मेरा गला छिल गया पूरा। और अभी हालात ये हो गए मेरे कि मैं कफ थूकता हूँ ना, तो कफ के साथ खून आता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मैं खून थूक रहा हूँ, लेकिन वो कफ के साथ खून आता है। तो ये जो परेशानी है ना, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोगों ने पेड़ काट डाले हैं, पॉल्यूशन बढ़ा दिया है, और पॉल्यूशन बिल्कुल पीक पे पहुंचा दिया है। तो अभी मैं कोर्स इसीलिए लॉन्च नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जिस जगह मैं रह रहा हूँ ना, मैं वहां पे ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। मैं ज्यादा बोलूंगा मेरे को खांसी उठेगी और दोबारा से वही खून आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ या तो मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, अपने गाइड से बात करूँ, वो मुझे वापस बुला लें, या फिर मैं हिमाचल या फिर उत्तराखंड की तरफ कहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, जिससे कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं और पढ़ाने लायक हो जाऊं। इसीलिए मैंने 2027 का अभी तक कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं किया, ना मैंने उसके बारे में कोई वो डाली अभी तक, कोई आने वाली अपडेट कि मैं कोर्स पढ़ाने वाला हूँ या नहीं पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ के पॉल्यूशन की वजह से। पहले मुझे क्या थोड़े थोड़े, मैं थोड़ा सा मतलब अस्थमेटिक हूँ, तो पहले मुझे दिक्कत होती थी थोड़ी थोड़ी, कि सांस लेने में थोड़ा सा पॉल्यूशन हो जाए, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। लेकिन अभी क्या है ना, अभी वो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। और उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है शायद कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रदूषण। तो इस वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है अभी। खैर, हमारे यहाँ से बिल्कुल वर्षन नहीं है। मैं डेफिनेटली दामनी, मतलब मैं अभी जिस जगह रहता हूँ एनसीआर में आता है, मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट भरतपुर राजस्थान। तो मैं यहाँ से अभी शिफ्ट होने के ही देख रहा हूँ। मैं आई थिंक 1 या 2 दिन में शिफ्ट हो जाऊँगा, तब मैं नए कोर्स के लिए लॉन्च करूँगा। लेकिन आप यकीन मानो, आपको जो जितना पढ़ाया है ना मैंने, इस हिसाब से आपका आईआईटी में बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा दामनी। और हाँ, अभी मैं किसी एक ऐसी जगह शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल पॉल्यूशन ना हो और साफ सुथरी हवा मिले। और वो नॉर्मली मुझे पहाड़ों में मिल सकती है। सो अभी मैं हिमाचल का ही सोच रहा हूँ। लेकिन दिल्ली के आसपास माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं भी चपेट में आ रहा हूँ। खैर, अभी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, प्लीज़ आप इसे सॉल्व करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा।
ओके इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं ए एंड सी। इसके करेक्ट ऑप्शंस है ए एंड सी। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। आप प्लीज एक बार चेक करो, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देखो, आपने इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाले होंगे, मैं इसको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। आप डिफरेंशिएबिलिटी में अटके हो, तो आपने इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाले होंगे। तो आपने जब निकाला होगा एफ एक्स एट 0,0, ये आया होगा 0। और आपने निकाला होगा एफ वाई एट 0,0, ये आया होगा 1। ठीक है। देन फिर आपने निकाला होगा ये कि एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0,0 इज इक्वल टू ए इंटू एच, मतलब ए की वैल्यू 0 है यहां पे, प्लस बी इंटू के प्लस जी ऑफ एच कॉमा के, अंडर रूट में क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया भाई, एक ये 0 हो गया, बचा यहां पे के। तो अगर मैं इसको लिखूं एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस के इज इक्वल टू जी ऑफ एच कॉमा के, और अपॉन में भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लिख दो, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब अगर मैं फंक्शन को लिखूं, फंक्शन क्या था, तो फंक्शन था यहां पर आपका एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैं एच और के की टर्म्स में लिख रहा हूं, ठीक है। एच स्क्वायर इंटू के प्लस के क्यू अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के अपॉन अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ एच कॉमा के। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, जरा के का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, देखो ऊपर वाले टर्म को देखो, अगर मैं के का मल्टीप्लाई करूं तो पता है क्या बनेगा, एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के क्यू एच स्क्वायर के इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग। बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? तो आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू 0 आ गई सीधी सीधी ऊपर वाले की, तो ये आ रहा है 0 अपॉन अंडर रूट, मतलब इसका मतलब 3/2 होता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बताओ, तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ गई ना, तो इसका मतलब क्या, डिफरेंशिएबल है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, एक तो ए होगा और दूसरा होगा सी। प्लीज मुझे बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? देखो, इसी तरह की सिली मिस्टेक्स होती हैं जो बहुत खतरनाक कर देती हैं। अब जी ऑफ एच कॉमा के की वैल्यू 0 आ गई ना, तो इसीलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। ओके, चलो। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं वो करने के लिए, ठीक है।
चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आप लोगों को मजा तो आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में? मैं दोबारा एक ही बात कहूंगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं आपको, ये फैक्ट है। चलो अब क्वेश्चन को ना थोड़ा दिखने में इजी लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अब मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे से सॉल्व कर पाते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। मैं पता है हर उस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जिसकी मुझे उम्मीद है कि वो एग्जाम में 101% आपको देखने को मिलेगा। मतलब जिसके आने की गारंटी लग रही है ना मेरे को कि भाई इस पैटर्न का पेपर, इस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। हम्म। ओके, आराम से सोच समझ के इसको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ट्रिकी है बट काफी अच्छा क्वेश्चन है ये।
इसके करेक्ट आंसर है ए, सी और डी। इसके करेक्ट आंसर है ए, सी और डी। चलो, मुझे इस बात की खुशी है कि ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन आपको इसमें मजा आएगा, और इस वाले को तो मैं सॉल्व भी कर पाऊंगा। करिए सॉल्व इस वाले क्वेश्चन को। नाउ दैट्स योर टास्क। डर लगेगा आपको स्टार्टिंग में एग्जाम को लेके। देखो, मैं अभी भी एक ही बात बोल रहा हूँ, इंसान पता डर जितना डरता है ना किसी चीज से, वो चीज उतनी ज्यादा हावी होती है। एग्जाम आसान आएगा, लेकिन आप अगर उसमें डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए, तो एग्जाम आते हुए एग्जाम को खराब कर बैठोगे। आपको पता है एग्जाम में सबसे ज्यादा डर क्यों लगता है कभी कभी? जब कोई इंसान कोई ऐसी बात कर दे जहां पे हमारी कमी ना होते हुए भी हमें कमी दिखने लग जाए, तब इंसान डरता है कि अब क्या होगा। जैसे कि मैं बताता हूँ। अब जैसे कि किसी ने बोला होगा कि मैंने तो आज से 3 महीने पहले ही कोर्स खत्म कर लिया था, मैंने तो 3 महीने बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाए हैं, मेरा तो हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि इस ये तो इतना पढ़ के आया है, मैं तो इतना पढ़ के नहीं आया हूँ या फिर नहीं आई हूँ।
और उस केस में क्या होता है ना, और उस केस में होती है इंसान को घबराहट कि अब मैं क्या करूं, मुझसे ज्यादा तो इसको आता है। तो पता है इस पूरे पूरे के पूरे सिनेरियो में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, खुद पे भरोसा। कि बेशक ये 100 में से 100 ले आए, मुझे पास होने के लिए, मुझे आईआईटी पहुंचने के लिए 40 नंबर चाहिए, और मैं इतने ला सकता हूँ, मुझे इससे ही मतलब है। मतलब खुद से कंपटीशन रखो, ना कि किसी दूसरे से। तो आप इस रेस में आगे निकल जाओगे। तो दामनी, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप सोच के देखो कि इंटीग्रल कैलकुलस, मान लो दिक्कत परेशानी आ रही है, तो क्या इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन छोड़ने से क्या आईआईटी का सिलेक्शन छूट जाएगा? नहीं। आपने 10 में से 8 चीजें पढ़ ली हैं, और पास होने के लिए तो 5 चीजें, 4 से 5 चीजें पढ़ना जरूरी था, लेकिन अब फिर भी आप 10 में से 8 चीजें पढ़ चुके हो। तो जितने की जरूरत है ना आपको, उससे ज्यादा ज्ञान है। वहां पे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि ज्ञान का इस्तेमाल सही होना चाहिए। आप पैनिक होके कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और वो गलत कर दो, तो फिर तो एग्जाम के बाद गिल्ट होता है इंसान को कि अब मैं क्या करूं। तो वो मत आने देना अपने ऊपर। वही वही दामनी, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए अंदर अपने, कि एक टॉपिक से सिलेक्शन नहीं रुकता है। और जब एफएलटीज में इस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं ना, तो एग्जाम भी फोड़ ही दोगे आप। हाँ, अगर आपके एफएलटी में मार्क्स नहीं आ रहे होते तो चिंता वाली बात होती। एफएलटी में मार्क्स आ रहे हैं आपके, आप कह रहे हो 40 प्लस आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 30 प्लस भी आ रहे होते ना, तब भी आपके बहुत हाई चांस होते कि आप आईआईटी में पहुंच जाओगे। अगर 40 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो आप एफएलटीज में, तो इसी कॉन्फिडेंस से पेपर करके आना। मैं दावे से कह सकता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपका सिलेक्शन। वैसे मैं एक और बात बताऊं आप लोगों को, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते ना, तो आपका तो भी सिलेक्शन हो जाता। बस उसमें एक चीज रहती कि वहां पे मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता आप लोगों को क्लास में। एक होता है कि आपको डाउट आया, आपने फट से पूछ लिया। तो वही कह रहा हूँ, हार्ड से हार्ड एफएलटी में भी 40 प्लस लेके आ रहे हो ना जामनी, हो जाएगा सिलेक्शन आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो, कोई बात नहीं दामनी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मतलब क्या आप लोगों से आमने सामने, क्योंकि होता पता है क्या है, काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है लेकिन मुझे उनके बारे में कभी पता ही नहीं होता है। जब मैं डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी कैंपस जाता हूँ ना, तब उनसे मिलता हूँ, तब मुझे पता लगता है कि हाँ, ये आप भी मेरे से पढ़े हैं, ये भी मेरे से पढ़े हैं। ऐसा मेरे साथ आईआईटी मंडी में हुआ था, आईआईटी रुड़की में भी हुआ था। मैं वहां पे गया हूँ, मतलब मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ बच्चों को, लेकिन वो जानते हैं, वो प्रॉपरली पढ़े हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मिलके अपने स्टूडेंट से। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। और आप जिस भी आईआईटी में जाओगे, वहां आपको पता लगेगा आपकी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बैचेस वाले होंगे, कुछ बैचेस के होंगे, कुछ यूट्यूब से पढ़ के गए होंगे। तो होता पता है क्या है, मतलब काफी सारे बच्चे हैं जो कि क्लास लेते हैं, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, और बस उतना ही रहता है उनका। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपको आपके आईआईटी कॉलेज में मिलेंगे कुछ महीनों बाद। फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा, बैच में आप भी थे। तो ऐसा बहुत होता है।
खैर अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए व्हाट विल बी द आंसर। सबसे पहली चीज, ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ऑप्शन ए तो हो जाएगा ट्रू। अब बात आती है ऑप्शन बी और सी में कौन सा करेक्ट है। ठीक है, जब पार्शियल डेरिवेटिव ढूंढने जाओगे, अब देखो ध्यान से, पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एट 0,0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f of h, 0 माइनस f of 0,0 अपॉन h। देखो, जब x और y कोऑर्डिनेट की एक वैल्यू एग्जैक्ट 0 आएगी तो फंक्शनल वैल्यू भी 0 जा रही है, लेकिन जब मैं x की वैल्यू को h और y की वैल्यू को 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, मॉड x एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, मॉड h। और ये h नीचे दिया हुआ है h। अब बात आती है इसकी लिमिट की, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? ध्यान से देखो, क्योंकि अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, देखो मॉड जो फंक्शन होते हैं ना, ये 0 पे कंटिन्यूस नहीं होता। मतलब अगर मैं देखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, अब 0 नेगेटिव का मतलब क्या, ये h अंदर से कैसा आ जाएगा, माइनस के h अपॉन h, -1 आ जाएगा। और अगर मैं ये देखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह बात आएगी एफ वाई की, सेम एफ वाई निकालोगे तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देख रहे हो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसकी, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ऐसे क्वेश्चन होते हैं छुपे हुए। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपरली चेक करो उस क्वेश्चन को कि उस क्वेश्चन में कोई ऐसी छुपी हुई चीज तो नहीं है जो आपको एकदम से चोट कर दे आपके ऊपर। ये देखो, इज इक्वल टू लिमिट के टेंस टू 0, अगेन मॉड के अपॉन के, और इसकी भी लिमिट क्या आएगी, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है भाई साहब, बताओ, यहां तो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी को? चलो एक और क्वेश्चन हो जाए इसी पे बेस्ड। कल भी आपकी क्लासेस होंगी, कल सुबह सुबह 6 बजे से। ए एंड सी, अब आप सोच के देखो, अगर पार्शियल डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो डिफरेंशियबिलिटी तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं सोच रहा हूं कल सीक्वेंस सीरीज पूरा पूरा रिवाइज करवाऊं आपको। मतलब सीक्वेंस सीरीज में ऐसा है कि अगर मैं उसके एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा ना तो उससे बात नहीं बनेगी। कल मैं पूरा पूरा सीक्वेंस सीरीज रिवाइज करवाऊंगा आपको, ठीक है? मतलब मैं उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा सीक्वेंस सीरीज के पूरे पूरे का।
चलो बताओ मुझे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके हाँ, मैं कल पूरा पूरा सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कल मैं क्वेश्चन क्वेश्चन बताऊंगा कल। कल मैं थ्योरी वाला पार्ट नहीं, मैं कल बताऊंगा किस 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 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पूरे सीक्वेंस सीरीज से, ताकि किसी के क्वेश्चन गलती से भी गलत ना हो उसमें। मतलब कल सफिशिएंट वो भी करवा दूंगा मैं, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, प्रॉपरली टाइम दीजिए, मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर।
इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी। इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आज के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे कल नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे कल। कल की जो टाइमिंग्स है मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली सुबह क्लास होगी आपकी 8 बजे से। ठीक है, 8 या 9 बजे से आपकी क्लास होंगी, आपको दिख जाएंगी। लिंक जागृति, एक बार आप मुझे टेलीग्राम पे हाई भेज दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा उधर। ठीक है, वरना अगर आप पिछली क्लासेस देखोगे ना, आई थिंक पिछले सेशंस तो मैंने वहां पे लिंक डाली हुई है कमेंट सेक्शन में। वरना आप मतलब फिर मैं तो यही कहूंगा, वरना मैं दामिनी को लिंक भेज देता हूँ, आप दामिनी से लिंक ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं कल 12 बजे से क्लास लगवा दूंगा। ठीक है, 12 बजे। चलो, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ऐप में, हाँ जागृति, ऐप की चैट बॉक्स में आप मेरे को हाई लिख के भेज दीजिए, मैं उसमें आपको अभी 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 लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये मेरे लिए इजी रहेगा काफी। मैं, ठीक है ना, आप मुझे चैट बॉक्स में हाई लिख के भेज दीजिए जो ऐप के अंदर है, मैं उसमें आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, आप उसे ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू।